Hmm. So, hello everyone. Myself, Dr. Chandan Narang. I'm a MS orthopedician, and currently I'm doing foot and ankle fellowship here at Nagpur. And आज हमारे साथ सामने बंदा कौन बैठा है? डॉक्टर आदित्य भट्ट. ठीक है, वेल नोन पीडियाट्रिशियन. अरे वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीवन। मैं सबको वेलकम करना चाहता हूँ। आज हमारा वी विल टेक अ कंबाइंड लेक्चर। थोड़ा चंदन सर पढ़ा लेंगे, थोड़ा मैं पढ़ा लूंगा। और ही विल फोकस मेनली ऑन रिकेट्स, और मैं Yes. कैल्शियम और विटामिन डी पे, मेटाबॉलिज्म पे फोकस करूंगा। और इसका पार्ट 2 भी जरूर आएगा, जिसके अंदर मैं पैराथायरॉयड और सर बोन कैंसर और ऑस्टियोमलेशिया भी साथ में पढ़ाएंगे। तो मैं, आप मुझे जानते हो, मैं डॉक्टर आदित्य भट्ट, मैंने एमडी पीडियाट्रिक्स किया है, और ये वीडियो हम दोनों की चैनल पे जाएगा। तो प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और पार्ट 2 का आपको पता चले उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, तो आई स्टार्ट द लेक्चर। मेरा स्टार्टिंग होगा, विल स्टार्ट फ्रॉम फिजियोलॉजी and pathology of calcium and phosphorus and vitamin D. Parathyroid I'll take in the next part. So first I'll begin with vitamin D. So vitamin D3 को दो फॉर्म्स है, टू फॉर्म्स आर वेरी कॉमन। एक होता है अर्गो कैल्सीफेरॉल जो प्लांट होता है, और एक होता है D3 जो कोले कैल्सीफेरॉल होता है, एनिमल फॉर्म। ठीक है, तो ये दो फॉर्म आर कॉमन। और ये कैसे होता है कि भाई हम जैसे बताते हैं कि यूवी लाइट से द विटामिन डी जनरेट होता है। तो 7 डी हाइड्रो कोलेस्टेरॉल जो होता है, वो यूवीबी लाइट जो होती है 290 टू 315 नैनोमीटर की जो लाइट होती है, वो जब स्किन पे आती है तो वो फॉर्म करता है, हम एक मिनट। तो फॉर्मेशन होता है स्किन पे, जो फॉर्मेशन होता है तो विटामिन डी का जो फॉर्म होता है वो बनता है, और वो बाइंडिंग प्रोटीन के साथ मिक्स होके वो जाता है लिवर में। लिवर में और लिवर में 25 डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो होता है, उससे 25 डिहाइड्रोजिनेस विटामिन D3 बनता है, विटामिन डी बनता है, जो इनएक्टिव फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। और ये उसके अंदर लिवर में काइलोमाइक्रॉन से भी विटामिन डी आता है। एज यू नो, फैट सॉल्युबल एंजाइम है, तो वहां से भी आता है। और ये जो 25 OH है, वो सबसे मेजर डोमिनेंट फॉर्म ट्रांसपोर्ट में, मतलब ब्लड में होता है। इसीलिए जब हम विटामिन डी डेफिशिएंसी सस्पेक्ट करते हैं, तो हम D2 लेवल्स मेजर करते हैं, विटामिन D2 लेवल्स, बिकॉज उसका हाफ लाइफ 2 to 3 वीक्स है, और वो स्टेबल कंपाउंड है। अनलाइक विटामिन D3 जो थोड़ा अनस्टेबल कंपाउंड है, जिसका हाफ लाइफ मिनट्स में है रादर देन वीक्स। सो कुछ भी चेंजेस होता है तो विटामिन D3 गेट्स अफेक्टेड वेरी फास्ट। तो इसके अंदर जो 2 to 3 वीक्स है, तो हम जब स्क्रीनिंग करते हैं तो विटामिन D2 का स्क्रीनिंग करते हैं, D3 का नहीं। तो कभी भी आपको कोई पेशेंट है रिकेट्स का या ऑस्टियोमलेशिया का, और आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो आपने मेजर करना है विटामिन D2। ठीक है, फिर ये जाता है किडनी में, और किडनी में दो एंजाइम्स होते हैं, एक होता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, और एक होता है 24 हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, तो जो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो होता है, वो बनाता है 125 विटामिन D3, 125 OH, और जिसको बोलते हैं हम विटामिन D3। और जो उसका डोमिनेंट फॉर्म होता है, दिस इज द मेन कंपाउंड जो विटामिन डी अफेक्ट करता है। वाइल जो 24-25 OH होता है, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म होता है। तो उसके अंदर जो जितना भी विटामिन डी 24-25 में कन्वर्ट होता है, वो इनएक्टिवेट हो जाता है। और दोनों के इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स जानना बहुत जरूरी है। इंड्यूसर्स विच फॉर्म विटामिन D3 जो एक्टिव होता है, तो वो होता है पैराथायरॉयड हार्मोन और हाइपोफॉस्फेटेमिया। जब पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन और हाइपोफॉस्फेटेमिया ये एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं टू फॉर्म एक्टिव विटामिन D3। और इनहिबिटर इनके होते हैं कैल्शियम, फाइब्रोब्लास्ट लाइक ग्रोथ फैक्टर 23, और विटामिन D3 इटसेल्फ इज अ इनहिबिटर ऑफ द 125। वो जो नेगेटिव फीडबैक पाथवे जो हम देखते हैं, वो इधर अमल में आता है कि भाई कैल्शियम अगर बढ़ा हुआ है, या विटामिन D3 ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, FGF23 बढ़ा हुआ है,
तो फिर विटामिन D3 को जो सिंथेसिस है वो कम हो जाएगा। और इसका जैसे अपोजिट ले लो, तो ये जो तीन चीज है ये इनएक्टिव फॉर्म बढ़ाता है। जो चीज विटामिन D3 को एक्टिव इनहिबिट करता है, वही चीज 24-25 विटामिन D3 को एक्टिव करता है, और वो उसका इंड्यूसिंग फैक्टर है। और अगर इसका एंजाइम म्यूटेशन हो जाता है इधर, एट दिस पॉइंट इफ देयर इज अ एंजाइम म्यूटेशन, तो फिर हमको मिलता है इन्फेंटाइल हाइपर कैल्सीमिया करके एक डिसीज। ओके, अभी विटामिन D3 कहाँ कहाँ एक्सप्रेस होता है, विटामिन D3 रिसेप्टर कहाँ कहाँ होता है? तो विटामिन D3 रिसेप्टर होता है ऑस्टियोब्लास्ट पे, विटामिन D3 रिसेप्टर होता है पीटीएच पे, और बहुत सारे अलग अलग जगह पे भी होता है, जैसे कि केराटिनोसाइट्स, ब्रेस्ट कैंसर सेल्स, ब्रेस्ट कैंसर सेल्स और प्रोस्टेट कैंसर सेल्स। तो ये जगह होती है जहां पे विटामिन D3 के रिसेप्टर एक्टिव होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन D3। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट हमारा द थिंग दैट विल सी नेक्स्ट इज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, नाउ कैल्सिटोनिन इज अ 32 अमीनो एसिड, एंड वो क्लास सेल्स पे अफेक्ट करता है। और वो क्या करता है, प्राइमरी एक्शन ऑफ द कैल्सिटोनिन इज इट इनहिबिट्स ऑस्टियोक्लास्ट, इनहिबिट्स क्लास सेल्स, और ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करता है। और सेकेंडरी मैकेनिज्म उसका है कि वो रीनल कैल्शियम क्लियरेंस को बढ़ाता है। सो कैल्शियम एक्सक्रीट ज्यादा होता है, और इसकी वजह से दिस इज हाउ कैल्सिटोनिन वो कैल्शियम सीरम कैल्शियम बढ़ाता है। और एज यू ऑल नो, सबको पता होगा कि CGRP कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड इज एक रिलेटेड प्रोटीन है, जो माइग्रेन में जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी देखने को मिलता है। CGRP इनहिबिटर्स आर द जीपांट्स, GEPANT जीपांट, जो माइग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए अभी इमर्ज हो रहा है एज अ वेरी गुड ड्रग्स। So where is this calcitonin used? So calcitonin is used as therapy में यूज होता है for hypercalcemia and Paget's disease. There is one more thing, Aditya, I want to Yes, add on. yes, yes. This calcitonin, this is also Yeah. available as a drug, and in orthopedics, we regularly use this calcitonin in the form of nasal spray. So Okay. there is a nasal calcitonin is available in the market, and we usually give these to the female who are above 50, like in the post-menopausal era, and male who are more than 70. Because in case of female, they start getting older after the age of 50, and in male, we start getting older after, like, aging process, the bone of weakening process that starts occurring after the age of 70. So this is one more thing, and there's one more thing. Procalcitonin, you might have heard in the COVID era. Yes, yes, Remember? yes. Acute So phase there's reactant. one, yeah. There's one thing is interleukin 6. We heard a lot. Okay, go Yes. and get this marker done. So even better than that, IL-6 is procalcitonin. So it is the till now it is the best infective marker. If you want to know about the like earliest, that's the procalcitonin. So these two things. और जैसे Continue. सर ने बताया कि ये मार्कर्स है, तो मैं थोड़ा पीडियाट्रिक्स में थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि प्रोकैल्सिटोनिन इज द बेस्ट नेगेटिव प्रेडिक्टिव मार्कर फॉर सेप्सिस। मतलब इट इज बेटर देन CRP, इट इज बेटर देन इंटरलूकिन 6, क्योंकि प्रोकैल्सिटोनिन इज द बेस्ट मार्कर। बट अगेन एक्सपेंसिव है, इसीलिए वी यूज मार्कर्स लाइक CRP। But procalcitonin per se is a very, very, very good marker, and it has the highest negative predictive value, highest sensitivity, and highest specificity for all sepsis. So therapeutic use है। और second use उसका है कि ट्यूमर मार्कर इट इज। कैल्सिटोनिन इज अ ट्यूमर मार्कर फॉर मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। सो ये उसके मेन फंक्शंस है। तो हम एक टेबल बना देते हैं जिसके अंदर वील सी कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंटेस्टाइन, किडनी, बोन और सीरम कैल्शियम। ओके, इधर हम ले लेते हैं D3, इधर हम ले रहे हैं FGF23। सो इधर ये जो D3 है वो कैल्शियम बढ़ाता है और फॉस्फोरस अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, और FGF23 एग्जैक्ट अपोजिट करता है, वो दोनों का अब्जॉर्प्शन कम करता है। किडनी में विटामिन D3 कैल्शियम और फॉस्फोरस का एक्सक्रीशन कम करता है,
और FGF23 फॉस्फोरस का एक्सक्रीशन बढ़ाता है, बट विटामिन D3 का एक्सक्रीशन कम करता है, मतलब विटामिन D3 का इफेक्ट कम करता है, सॉरी, इट इज द इनहिबिटर ऑफ विटामिन D3। तो विटामिन D3 का जो एक्शन है वो कम करता है, प्लस फॉस्फोरस एक्सक्रीशन कराता है, कैल्शियम एक्सक्रीशन नहीं करवाता। एंड फॉर बोन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस में फॉस्फोरस रीसॉर्प्शन करवाता है, इधर इट डिक्रीजेस मिनरलाइजेशन। और सीरम में विटामिन D3 कैल्शियम को बढ़ाता है और फॉस्फोरस को बढ़ाता है, वाइल FGF23 फॉस्फोरस को कम करता है। तो ये थोड़ा ऑल एंड ऑल थोड़ा ये जो है इट इज अबाउट द विटामिन D3 एंड कैल्सिटोनिन एंड FGF23। अभी हम आते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ माय पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन इज के मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। तो अराउंड द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इज अराउंड 20%। जैसे हम आयरन में देखते हैं इट इज 1%, कैल्शियम इट इज अ बेटर एब्जॉर्प्शन, सो इट इज 20%। but total body calcium is around 1 to 2 kg in every person because mainly it is stored in bone. Or normal levels of total calcium is 8.5 to 10.5 milligram per deciliter. ये एक वेरिएबल वैल्यू है, कुछ जगह पे इट इज लेस देन 7.5, कुछ जगह पे लेस देन 8 इज द कट ऑफ फॉर हाइपोकैल्सीमिया। सो दिस डिपेंड्स फ्रॉम 8 to 8, बट जनरली दिस इज व्हाट इट इज। और इसके दो पार्ट्स है, एक हाफ ऑफ द टोटल कैल्शियम इज अनआयोनाइज्ड, इट इज प्रोटीन बाउंड, एल्ब्यूमिन बाउंड होता है, and the other half is ionized which is the active form of calcium. So जो total calcium होता है उसमें से only the half portion of the calcium is the active form in which it acts. और usually when we have जैसे न्यूबॉर्न होते हैं या कोई भी सीजर में हम कंसिडर करते हैं कि कैल्शियम डिक्रीज, हाइपोकैल्सीमिक सीजर है, तो बेटर मार्कर फॉर हाइपोकैल्सीमिक सीजर इज आयोनाइज्ड कैल्शियम एंड नॉट टोटल कैल्शियम, बिकॉज जो यूजफुल कैल्शियम है या जो मेटाबॉलिकली एक्टिव कैल्शियम है दैट इज द आयोनाइज्ड कैल्शियम। नाउ एक फॉर्मूला है जो आपने याद रखनी है, जो है करेक्टेड कैल्शियम की फॉर्मूला। तो करेक्टेड कैल्शियम क्या रहता है कि सीरम कैल्शियम प्लस 0.8 इंटू 4 माइनस सीरम एल्ब्यूमिन। यूजुअली क्या होता है कि अगर आपका एल्ब्यूमिन कम हो गया या बढ़ गया तो उसकी वजह से जो हाफ पार्ट है जो बाइंड कैल्शियम है उसकी वैल्यूज में वेरिएबिलिटी आ सकती है। तो टू स्टैंडर्डाइज दोज वेरिएबिलिटीज we measure total serum calcium as corrected calcium with taking importance of the serum albumin levels. Now जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन होता है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन जो होता है इंटेस्टाइन में इट इज वाया TRPV5 और TRPV5 और TRPV6 ट्रांजिएंट रिसेप्टर पॉजिटिव वेनिलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो यूजुअली डिओडेनम में मेजॉरिटीली इट इज डिओडेनम में इट इज इन अ स्टैंडर्ड वे कि वो फीडबैक से एब्जॉर्प्शन होता है। एंड देयर इज वन मोर पैसिव एक्टिवेशन दैट इज पैरासेल्युलर। सी दिस इज अ एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड ये जो पैरासेल्युलर है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन है। तो जब हम बहुत सारा कैल्शियम लेते हैं या बहुत सारा जो एंटासिड्स जब पहले के होते थे तो उससे वेरी हाई डोजेस ऑफ हम कैल्शियम लेते हैं तो ये पैरासेल्युलर इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से वी हैव समथिंग नोन एज मिल्क अल्कली सिंड्रोम। बहुत ज्यादा कैल्शियम इंटेक लेने से पैरासेल्युलर जो कैल्शियम है वो अब्जॉर्प्शन बढ़ने की वजह से वी गेट दिस मिल्क अल्कली सिंड्रोम। नाउ कैल्शियम का एक्सक्रीशन कैसे होता है? कैल्शियम का एक्सक्रीशन कैसे होता है? तो यूजुअली पैरासेल्युलर जो कैल्शियम है वो अब्सॉर्ब होता है। पैरासेल्युलर रीसॉर्प्शन कैल्शियम जितना भी यूरिन में आता है वो पीसीटी में होता है 65%। दिस इज ये सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन है। एक्सक्रीशन जब वो किडनी से होता है तो 65% ऑफ द टोटल कैल्शियम जो ग्लोमेरुलस में जाता है वो पीसीटी से 65% अब्सॉर्ब हो जाता है और डीसीटी में से अराउंड 10% होता है। तो बाकी का कहां से होता है? असेंडिंग लिम्ब से होता है, दैट इज 20%। सो 95% ऑफ द टोटल कैल्शियम इज रीसॉर्ब्ड इन द ग्लोमेरुलस। 0.5% एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है। नाउ हाइपर कैल्सीमिया जब होता है, हाउ टू प्रोसीड फॉर अ पेशेंट विथ हाइपर कैल्सीमिया। तो हाइपर कैल्सीमिया में आपने क्या सस्पेक्ट करना है? उसमें आपको आयोनाइज्ड कैल्शियम पहले मेजर करना है। अगर आयोनाइज्ड नॉर्मल है
तो इट इज प्रोटीन एबनॉर्मेलिटी कि भाई प्रोटीन कम हो गया है, उसकी वजह से अनआयोनाइज फ्रैक्शन है वो कम हो गया है और आयोनाइज बढ़ गया है, इसकी वजह से इश्यू हुआ है। और अगर आयोनाइज्ड कैल्शियम एलिवेटेड है तो आपने जाना है आरएफटी विद इलेक्ट्रोलाइट्स, अल्कलाइन फॉस्फेटेस और सीरम पीटीएच। इसके आगे का प्रोसीजर वील सी व्हेन वी डिस्कस इन द लेक्चर ऑफ पीटीएच। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि पीटीएच का क्या रोल होता है इन कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड हाइपरकैल्सीमिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आई वुड लाइक टू टच। मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड हाइपरकैल्सीमिया, तो मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड हाइपरकैल्सीमिया है ना, 4 मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड ह्यूमोरल हाइपरकैल्सीमिया, एक होता है कैल्सिटोनिन रिलेटेड कैल्सिट्रायोल रिलेटेड लिम्फोमा, जो होता है अग्रेसिव टी सेल लिम्फोमा। एक होता है एक्टोपिक पीटीएच सिक्रीशन, और एक होता है लोकल ऑस्टियोलाइसिस। तो ये 4 मैकेनिज्म से मैलिग्नेंसी में वी कैन गेट हाइपरकैल्सीमिया। इन डिटेल वी विल गो, हम पीटीएच के लेक्चर में जब जाएंगे तब इन डिटेल में देखेंगे, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ इट्स एक्शन इज इन पीटीएच। फिर एक सिंड्रोम होता है विच वी कॉल इट एज विलियम सिंड्रोम। सो विलियम सिंड्रोम इज, आपने सुना होगा कि एल्फिन फेसिस होता है, एल्फिन फेसिस, और सुप्रावाल्वुलर एएस होता है, सुप्रावाल्वुलर एएस, वाल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस, और जिसकी वजह से कोआंडा इफेक्ट होता है, कोआंडा इफेक्ट। उसके अंदर वी गेट इलास्टिन जीन का डिलीशन होता है, और उसके अंदर वी गेट हाइपरकैल्सीमिया विच इज ट्रांजिएंट इन नेचर। तो हाइपरकैल्सीमिया इसमें दिख सकता है, और हाइपरकैल्सीमिया ड्रग्स में भी मिल सकता है, थायजाइड और हाइपरविटामिनोसिस और थियोफाइलिन या कैफीन अगर आप लेते हो तो उसके अंदर भी आपको ट्रांजिएंट हाइपरकैल्सीमिया मिल सकता है। हाइपोकैल्सीमिया विल बी लुकिंग इट इन द लेक्चर ऑफ पैराथायरॉइड बिकॉज वो बहुत रिलेटेड होता है। तो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे बाय माय पार्ट। अभी आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर चंदन टू टेक ओवर और उनका जो टॉपिक है वो आप करवाएं। गिव मी अ सेकंड यार, शेयर कंटेंट में शेयर ओके, नीचे शेयर स्क्रीन में जाना है। ओके, आ रहा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन। So is it visible now? Yeah. Clear cut visible. Okay. होता क्या है कि फोटो दिया होगा आपको और उसके अंदर दिखाया गया क्या होगा कि लाइक लेग्स के ऊपर फोकस किया होगा। दैट्स द मोस्ट बेसिक पिक्चर्स। होता क्या है कि जैसे ये राइट साइड पे जो पिक्चर है उसके अंदर देखिए, जो ये लेग है इन दोनों की, ओके, व्हाट वी आर सीइंग हियर इज जो टीबियल एक्सिस है, अगर आप ड्रॉ करेंगे दोनों लेग्स का, और यहाँ पे अपना आता है मेलुलाई। तो जब हम मेलुलाई दोनों लेग के जो मिडिल मेलुलाई को टच करेंगे, उसके बाद हमको क्या दिखता है, ये जो गैपिंग दिखती है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो क्या रहा है कि दोनों नी दूर जा रही है, अवे फ्रॉम द मिडिल एक्सिस। सो और साथ में जो लेग है, लेग पार्ट है, टीबियल पार्ट है, उसका क्या है, बोइंग हो रही है। यूजुअली क्या होता है कि जो अपना टीबिया होता है वो ऐसा स्ट्रेट होता है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एक्सिस होता है। इसमें फीमर एंड द जो टीबिया का अलाइनमेंट है वो बोइंग, वो दे आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, दे आर मेकिंग अ सी। इसे दिस इज वी कॉल्ड बोइंग ऑफ लेग्स। एंड सेकंड थिंग इज द नी अगर मिड लाइन एक्सिस से दूर जाए, अगर नी सॉरी मिड लाइन एक्सिस से अगर दूर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनु वारम। और अगर अंदर की तरफ आए, ये मिड लाइन एक्सिस है, सेंटर से ड्रॉ करो, अगर अंदर की तरफ आए तो उसको बोलेंगे वालगम। एंड सेकंड पिक्चर, ये जो बच्चे की पिक्चर देख रहे हैं आप, इसमें हो क्या रहा है
ये जो बैक के ऊपर इसके कर्वेचर क्रिएट हो गया है, दैट इज कॉल्ड काइफोसिस। ओके, नाउ ये सब होता कब है? यूजुअली ये चीजें होती कब है? रिकेट्स के अंदर बच्चा अपना मदर का दूध पीता है 6 महीने तक, फिर 6 महीने के बाद हम पीडियाट्रिशियन क्या उसको एडवाइस देता है कि अलग से डाइटरी जो उसका रिक्वायरमेंट इंक्रीज करते हैं, इसलिए आप डाइटरी सप्लीमेंटेशन चालू करो। अगर पेरेंट्स वो डाइटरी सप्लीमेंटेशन ना ऐड करें तो उससे होगा क्या? डाइटरी सप्लीमेंटेशन का मतलब मेनली यहाँ फोकस है कि हम उसको एक्स्ट्रा मिल्क दे बाहर से, और आजकल जो मिल्क अवेलेबल होते हैं दे आर फोर्टिफाइड विद द विटामिन डी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो विटामिन डी का जो रिक्वायरमेंट है वो उनका फुलफिल हो जाएगा। बट अगर वो ना दिया जाए तो क्या होगा? अब जो विटामिन डी अगर नहीं मिलेगा तो विटामिन डी क्या करता है, इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन कराता है कैल्शियम का, तो कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। बट अभी यहाँ पे विटामिन डी हमको जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल रहा, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा एंड वो पीटीएच को स्टिमुलेट करेगा। तो इन अ वे आपका पैराथायरॉइड स्टिमुलेट हो रहा है। तो पैराथायरॉइड क्या करता है? इन अ वे बोन सेल्स को स्टिमुलेट करता है, ये कैल्शियम बढ़ाओ। तो इन अ वे क्या होगा, जो बोन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस हो रही थी उसकी वजह से क्या होगा, बोन रिजॉर्प्शन की प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगी। अभी 6 महीने के और 9 मंथ के जो पीरियड में बच्चा बैठना चालू करता है, 9 मंथ से 12 मंथ में खड़ा होना चलना फिरना चालू करता है। जैसे ही ये जो लॉन्ग बोन होती है, ये वेट बेयरिंग की प्रोसेस इनमें चालू होती है, उस टाइम पे आपको ये रिकेट्स के फीचर दिखेंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, बॉडी ग्रो कर रही है, रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बॉडी का वेट तो बढ़ रहा है बट बोन को जो स्टेबिलिटी चाहिए, अब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमको क्या चाहिए, बोन के अंदर होता क्या है? अभी बोन के अंदर आपका ये सपोज ये मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, दिस इज बोन मैट्रिक्स। अभी बाहर से इस मैट्रिक्स को सपोर्ट कैसे मिलेगा? कैल्शियम एंड फॉस्फेट से। ये ऐसे समझिए कि आपने घर की दीवारें बना रहे हैं, ईंटें लगाई, बट बीच में मसाला भरना ही भूल गए भैया, तो वो क्या करेगी, दीवार गिर जाएगी। या बनाया है बट मसाला कम डाला, तो वो पूसा वाली बिल्डिंग है ना, तो वैसे बेंड होना चालू हो जाएगी वो बिल्डिंग। तो अभी जैसे बच्चा बड़ा होगा खड़ा होगा, तो होगा क्या, जो ग्रोइंग पीरियड है, अब इसमें एक पॉइंट पे जो फोकस करना है आपको, कि जो भी जितनी भी आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं, ठीक है, उसके आपका उसको हम जो उसका एंड होता है उसको बोलते हैं एपिफाइसिस, फिर होती है आपकी फाइजियल प्लेट, देन कम्स द मेटाफाइसिस। अभी हमको यहाँ फोकस करना है ऑन द फाइसिस। फाइसिस इज द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि ऑफ द बोन, एंड ये दोनों एंड पे होता है। ओके, अभी क्या होगा, फाइसिस के अंदर भी स्टेज होती है। लाइक पहले छोटी छोटी सेल्स होती है, वी कॉल देम, जो अपने ओस्टियोब्लास्ट के प्रिकर्सर्स, वो ओस्टियोब्लास्ट बनाएंगे। फिर ये क्या करते हैं, कॉइन शेप ऐसे स्टैकिंग चालू करती है, ओस्टियोब्लास्ट बहुत सारी बनेंगी डिवाइड होके। फिर ये ओस्टियोब्लास्ट के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, जोन आता है जिसको बोलते हैं जोन ऑफ कार्टिलेज अपना। अभी इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज वो पूरा ऑर्थोपेडिक्स का रेजिडेंसी का हो जाएगा, जस्ट हैव एन आइडिया कि जो ये फर्स्ट जो जोन जो होगा वो होगा आपका प्रो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स का। ओके, प्री मैच्योर जो होती है वो डिवाइड करेंगी, बहुत सारी ओस्टियोब्लास्ट बना देंगी, वो उन्होंने बना दिया। अभी हैवर्जन सिस्टम, ऑस्टियोन सिस्टम वो रेडी हो चुका है। अभी उस ऑस्टियोन सिस्टम के अंदर हमको यहाँ पे कैल्शियम चाहिए। अभी ये कैल्शियम आता कहाँ से? पहली चीज, ये कैल्शियम इन्हीं सेल्स के डिग्रेडेशन के बाद ही आता है। ओके, सो बोन के अंदर अल्टीमेटली सेल्स बचती हैं फ्यू, और बाकी सब भरा होता है मैट्रिक्स। दिस इज ऑल फिल्ड अप विद मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आता कहाँ से है? इन सेल्स के ब्लास्ट होने के बाद ही, फटने के बाद ही, डेड होने के बाद ही ये यहाँ पे आता है। तो पहले बनेगा कार्टिलेज, फिर उसके बाद इन्हीं डेड सेल्स की स्टैकिंग होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, देन दिस कार्टिलेज विल कन्वर्ट इनटू द बोन। अभी हो क्या रहा है, रिकेट्स में होता क्या है, अभी जो ये मिनरलाइजेशन की जो प्रोसेस थी, ओके, दिस कैल्शियम एंड फास्फोरस का जो डिपोजिशन है, ये जो प्रोसेस है ये डिफेक्टिव है, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही ये बच्चा ग्रो करेगा, बड़ा होगा, चलना चालू करेगा, तो हम हमेशा बोलते हैं कि एज द चाइल्ड स्टार्ट्स वॉकिंग ओनली आफ्टर दैट द डिफॉर्मिटी विल बी विजिबल। पेरेंट्स क्लासिकली बताएंगे आपको कि मेरा बच्चा पहले तो बराबर था, जैसे 9 महीने तक, क्योंकि 9 महीने तक खड़ा तो होता नहीं है, 11वें पे पेरेंट्स हाथ पकड़ते हैं दोनों, तो फिर खड़ा करके चलाते हैं उसको। उस टाइम पे पेरेंट्स क्या करते हैं, नोटिस करते हैं हाँ इसकी टांगे तो क्या है, बो हो रखी है, बाहर की तरफ जा रही है। क्यों? बिकॉज बॉडी का वजन बढ़ रहा है, बट ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर जो सीमेंट हमको चाहिए वो वहां पे नहीं है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, इतना बड़ा बच्चा, अभी इतना वेट बढ़ेगा उसका, सडनली वेट गेन होते हैं, वो आदित्य बताएगा कि वेट गेन कितना ड्रास्टिकली होते हैं बच्चे के अंदर।
तो वो वेट गेन का जो पूरा प्रेशर आएगा ये लॉन्ग बोन्स के ऊपर आएगा। और लॉन्ग बोन्स कैसी होती है, बिल्कुल ही लाइक मेलिएबल टाइप की होती है, बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ होती है। तो ये अब यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे सर ये टूटती क्यों नहीं है, ये मुड़ती क्यों है और बहुत लेट एंड स्टेज में टूटती है। सी यहाँ पे फंडा क्या है, बच्चों में और अडल्ट में फर्क क्या होता है, बच्चों की जो बोन्स है उसके बाहर जो पेरीओस्टियम होता है, दैट पेरीओस्टियम की जो लेयर होती है यहाँ पे, दैट इज वेरी मच थिक। सपोज दिस इज द पीडियाट्रिक साइड। हमारे अडल्ट में क्या होता है, बिल्कुल पतली सी। इस तो ये पेरियोस्टियल जो सपोर्ट होता है उसकी वजह से ये क्या करती है, सिर्फ बेंड होती है, फ्रैक्चर नहीं होती। बट अगर इनको फ्रैक्चर भी होना है, जिसको हम लोग बोलते हैं लूजर्स जोन, सबने सुना होगा लूजर्स जोन, कॉमनली पूछा जाता है कि कहाँ पे होते हैं, व्हाट आर द कॉमन साइट्स, वो सब भी आएगा। बट लूजर्स जोन दे आर द माइक्रो फ्रैक्चर। ओके, वो तो जब बहुत ही लाइक लाइक ध्यान ही नहीं दिया किसी ने, चलते जा रहा है, तो वहां पे आपको लूजर जोन मिलेंगे। ठीक है, so rickets, it's a defect in the mineralization, that's the calcium and the phosphorus. And take note is here is rickets होता है फाइसिस के क्लोजर से पहले, अगर मिनरलाइजेशन डिफेक्ट हो तब उसको रिकेट्स बोलेंगे। अगर फाइसिस क्लोज हो गए हैं इसका मतलब कि लाइक फीमेल इट्स लाइक 14 to 16, मेल इट्स 16 to 18। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट फीमेल में क्लोज होता है 14 to 16 पे एंड मेल के अंदर 16 to 18। अगर एक मार्क करना है तो 14 फॉर द फीमेल एंड फॉर द मेल इट्स 16। तो इस टाइम पे 16 के बाद फाइजिस क्लोज हो गया, कुछ केसेस में 18 तक जाता है, दैट्स अ वेरिएबिलिटी। तो उस केसेस में हम उसको ऑस्टियोमलेशिया बोलेंगे। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, उसमें डिफेक्ट है। जो कार्टिलेज मैट्रिक्स है वो जो ग्रोइंग लॉन्ग बोन्स का, उसके अंदर ये सीमेंट नहीं आ रहा, जिसकी वजह से बोन मेलिएबल है, सपोर्ट नहीं दे पा रही। एंड जो जोन्स मैंने आपको जो बताए थे, पर्टिकुलर जितने भी जोन्स थे, अब उन जोन्स में अगर किसी ने पर्टिकुलरली पूछा कि कौन से जोन में डिफेक्ट होता है, दैट इज अ जोन ऑफ प्रोविजनल कैल्सिफिकेशन। ओके, प्लीज डोंट गो बियॉन्ड दैट। ओके, एंड आई हैव एक्सप्लेन ऑलरेडी कि जैसे चाइल्ड बॉडी वेट इंक्रीज करता है, स्टार्ट वर्किंग करता है, और लॉन्ग बोन्स अब उसकी वेट बेयर करने वाली हैं, तो उसकी वजह से होगा क्या, अभी देखते हैं। सपोज ये अपनी लॉन्ग बोन है, ठीक है, विल फोकस ऑन टीबिया ओनली। ठीक है, अब ये थोड़ा टीबिया माफ कर देना थोड़ा भैया, टीबिया थोड़ा हमारा ऐसा है, ठीक है। अभी होगा क्या, अभी इसके ऊपर वजन पड़ा है ऐसे, ठीक है। अभी यहाँ पे एपिफाइसिस है, फाइसिस है, एंड दिस इज इतना सा पोर्शन मेटाफाइसिस का। ठीक है, अभी होगा क्या, अब इसमें जो क्लासिकल फीचर आप लोगों को बताया जाता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रिकेट्स। नंबर वन, ब्रिटल बोन बोलते हैं उसको, जो कि एंड स्टेज में होता है। सेकंड, लिगामेंटस लेक्सिटी, लिगामेंटस लेक्सिटी, बाकी वो रिकेटिक रोजरी एंड बोइंग ऑफ बोन्स, ये चार होते हैं, रिकेटिक, रोजरी एंड बोइंग। तो ये जो फिजिकल फीचर्स होते हैं ये रिकेट्स के क्लासिकल होते हैं। अभी ये दिखते कैसे हैं, लेट्स सी। अभी वजन बढ़ना चालू हुआ बच्चे का, वजन गिरा आपके एपिफाइसिस पे, अभी और फाइसिस पे। ठीक है, अभी जो फाइसिस वाला जो पोर्शन है, फाइसिस का हमेशा क्या होता है, कपिंग होता है। इसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों कपिंग होता है। कपिंग होता है और ये बाहर की तरफ फैलती है। साथ में जो मेटाफाइसिस है उसका भी कपिंग होता है। ठीक है, मेटाफाइसिस का सिर्फ कपिंग होगा, फाइसिस का कपिंग एंड ब्रॉडनिंग होगा। क्यों, अभी क्या है कि जो आपका फाइसिस है उसके अराउंड जो रिंग होती है उसको बोलते हैं हम, सपोज दिस इज योर फाइसिस, इसके बाहर रिंग होती है उसको बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रल रिंग। अभी जो पेरियोस्टियम होता है वही बहुत ज्यादा थिक होता है अराउंड द फाइसिस। बच्चों में ऑलरेडी थिक होता है, बट अराउंड दिस फाइसिस, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना है हमको थ्रू आउट द, अभी बच्चे को बड़ा करना है, लंबा करना है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए नेचर में। तो अभी ये क्या करता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा एक्सपांड करने देता है, उसने एक्सपांड करने दिया उसको जब वेट बेर हुआ। बट अभी उसकी वजह से क्या होगा, प्लस प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर की वजह से कप होगा या रीमॉडल होगा, प्लस थोड़ा सा एक्सपांड करेगा। अभी बट मेटाफाइसिस में क्या होता है, मेटाफाइसिस में जो मेटाफाइसिस के अंदर की जो जो वॉल है, पेरियोस्टम तो है बाहर, बट ये जो वॉल है ये कॉर्टेक्स है, दिस इज स्टिल अ बोनी कॉर्टेक्स, बट ये एक्सपांड करना अलाउ नहीं करता कॉर्टेक्स। तो इसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे कपिंग होगा। सो ये बोलते कैसे हैं, वाइडनिंग ऑफ फाइसिस अकर इन केस ऑफ रिकेट्स, दैट्स बिकॉज ऑफ पेरिकॉन्ड्रल रिंग्स अलाउड, बट because of cortical wall just only metaphyseal cupping occur, no widening of the metaphysis. तो फाइसिस का विड्थ बढ़ेगा एंड कॉर्टेक्स थिन होगा, बट वो एक्सपांड नहीं करने देगा एंड बोइंग होगा।
तो जो बेसिक फीचर होते हैं ऑलरेडी मेंशन, ब्रिटल बोन्स विद द फाइजिल कपिंग एंड वाइडनिंग, बोविंग ऑफ द लॉन्ग बोन्स, लिगामेंटस लैक्सिटी, फ्लैटनिंग ऑफ स्कल, एंड दिस रैकेटिक रोजरी एंड द काइफोसिस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज कैट बैक। अभी वो स्पाइन है, ये वर्टिब्रा है, इनका ओरिएंटेशन है। ओके, अभी इसके ऊपर वजन पड़ेगा, बच्चा अपना सिर उठाना चालू करेगा तो पूरा वजन स्पाइनल एक्सिस पे पड़ेगा। बट ये क्या है, ये तो वीक है, यहाँ पे तो कैल्सिफिकेशन हो ही नहीं रहा। तो ये क्या करेगा, अल्टर जंक्शन होता है जो रिब का, वो मूव करता है साथ में। बट अभी वहां पे होने क्या वाला है, अभी ये एक तरीके का स्ट्रेस है उस बच्चे के लिए, उसके ऑस्टियोकॉन्ड्रल जंक्शन के लिए। बट वहां पे ऑस्टियोइड मैट्रिक्स तो है, या कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स तो है, बट क्या नहीं है वहां पे, मिनरल्स नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑस्टियोइड मैट्रिक्स बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, एंड वो थिकनिंग हो जाती है ऑस्टियोकॉन्ड्रल जंक्शन की। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकेटिक रोजरी। जो रोजरी बीड्स होती हैं, जो अम्मा लोग होती हैं वो घुमाती रहती है, वैसे बीडेड अपीयरेंस आ जाती है इसके अंदर। और आप अगर फिजिकली जब बच्चे को देखोगे या क्लिनिकली भी, तो आपको दिखेगा, क्लासिकली दिखती है। माल न्यूट्रिशन टाइप का बच्चा होता है, क्लासिकली उसकी छाती के ऊपर आपको ये बीड्स दिखेंगी। सेकंड पिक्चर है आपके पास जो है, ये है, देखिए इसके अंदर हो क्या रहा है। एरो मार्क किया हुआ है ऑलरेडी, ये आधी लाइन जो दिख रही है, इस मच, ठीक है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं इसको। कंप्लीट फ्रैक्चर के लिए हमको फुल लाइन चाहिए होता है, थ्रू आउट द वन कॉर्टेक्स टू अनदर कॉर्टेक्स। बट यहाँ पे जो लाइन है ये आधी है। ओके, तो ये है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। और इस इनकम्प्लीट फ्रैक्चर को हम लोग बोलते हैं लूजर जोन। और ये मोस्ट कॉमन साइड होती है लूजर जोन की। अभी दूसरा, जो दूसरा सवाल आता है कि सपोज ये फीमर की, लेट्स सी के सपोज दिस इज आवर, ओके, अभी ये आपका फीमर बोन है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेक के पास में हुआ है। अभी ये चीज जो ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है, ये कभी भी आपको इस सरफेस में नहीं दिखेगा। ये जो अंदर का सरफेस है, ये यहाँ पे दिखेगा। ये क्यों, ऐसा क्यों है, इसका रीजन ये है कि बोन से दो सरफेस होते हैं, वन इज कंप्रेसिव, वन इज टेंसाइल। अभी जब प्रेशर पड़ेगा, बॉडी का जो वेट बियर होगा, तो सारा वेट तो इस हेड पे आने वाला है ना। अभी ये पूरा हेड का वजन ऐसे जाएगा, ठीक है, दो बोन बेयर करती है। अभी ये जो सरफेस होगा, जिसकी वजह से इस पे कंप्रेशन आएगा, तो जो अंदर का सरफेस होता है, मीडियल सरफेस को बोलते हैं हम कंप्रेसिव सरफेस। अभी ये बोन तो कैसी है, मेलिएबल टाइप की होती है, एक तरीके से ये खींचेगी बोन। तो ये कंप्रेसिव साइड से कंप्रेस होती है, एंड जो अदर सरफेस है, लैटरल सरफेस, वहां से टेंस हो जाती है। तो वन इज कंप्रेसिव सरफेस, वन इज टेंसाइल सरफेस। तो आपको लूजर्स जोन हमेशा सिर्फ अंदर की तरफ दिखेंगे। तो ये रीजन है कि ये आपको मीडियल सरफेस पे ही क्यों दिखता है, नेक। नेक्स्ट, बोइंग ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, ये क्लासिकली दिया हुआ है। दूसरा, ये ऑस्टियोमलेशिया क्यों नहीं है, हमेशा फाइसिस को देखने का एक्सरे के अंदर, ये आपको फाइसिस दिखेंगे। अगर फाइसिस क्लोज हो चुके हैं, उसके बाद बोइंग है, तो दैट इज ऑस्टियोमलेशिया। नाउ, अभी जो ये दिस इज द नेक्स्ट एक्सरे है, ये अपना लंबर स्पाइन का, डोर्सो लंबर स्पाइन का। अब अभी इसके अंदर हमको देखना क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, फोकस क्या करना है, ये जो अपन ने एरो मार्क किया है, ये ऐसा, यहाँ से ध्यान से देखिए, दिस वन, ये, और दूसरा है ये वाला। अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, जो वर्टिब्रा होता है अपना ऐसा, अभी प्रेशर पड़ा, और इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये जो अपर एंड प्लेट है, ये हो गई कोलैप्स, ठीक है। अभी ये पूरा एक स्टैक ऑफ कॉइन होता है ये अपने वर्टिब्रा। तो स्टैक ऑफ कॉइन से क्या होगा, जो लोअर एंड प्लेट है वो भी कंप्रेस होती है। ओके, तो इसकी वजह से जो अपीयरेंस आ जाती है इसकी, वो कैसी आती है, कोड फिश वर्टिब्रा जैसी आ जाती है। तो इसको बोलते हैं कोड फिश वर्टिब्रा। तो क्लासिकल नेम यहाँ से आया है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर डिस्क कौन सा है और बॉडी कौन सी है। हमेशा क्या करने का, ये बोन को पीछे से ट्रेस करने का, दिस वन, पीछे से आने का, इसे ट्रेस करने का। तो आपको पता चल जाएगा कि बॉडी कौन सा, डिस्क कौन सा। ये बॉडी अपना पार्ट हो गया, और ये जो खाली पार्ट है, ये पूरा खाली है, तो ये हो गया आपका, दिस वन इज द डिस्क पार्ट, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या होता है इसके अंदर, अभी ये जो बंदा है बोइंग वाला, जब ये चलेगा तो ये वेडलिंग गेट की अपीयरेंस देता है। उसके बाद बोन ग्रोथ भी उन लोगों को रिटार्डेड होती है इनके अंदर, ठीक है, छोटे छोटे दिखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, मसल हाइपोटोनिया। अभी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, तो कैल्शियम क्या करता है, टोन, कैल्शियम मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए चाहिए आपको, मायोसिन वो अपना पूरा साइकिल होता है उसके लिए चाहिए। नहीं होगा तो मसल हाइपोटोनिया होगा। तो पेशेंट कैसे, तो अभी जो ये बच्चे होते हैं, ये दिखते कैसे आपको, आपको इरिटेबल दिखते हैं बच्चे, ठीक है, बिल्कुल लाइक लैक्स पड़े रहते हैं, ऐसा कोई इनको इंटरेस्ट नहीं है एनवायरनमेंट के अंदर। तो ऐसा इनका फिजिकल फीचर रहता है। अभी इनेमल, डेफिनेटली वो भी आपका डिफेक्टिव। तो ये हो गया आपके रिकेट्स के फीचर, जो बहुत ही कॉमन टाइप के जो फीचर्स जो हम लोग को दिखाए जाते हैं। दीज आर द क्लासिकल, जो कि आपको क्लिनिकली भी आपको देखने को मिलेंगे।
अभी बात करते हैं कि रिकेट्स के टाइप कितने होते हैं। अभी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिकेट्स। सबसे बेसिक वन, विटामिन डी डेफिशिएंट, डी डिपेंडेंट, देन द डी रेजिस्टेंट। अब इसके बीच में डिफरेंशिएट करना अभी भी लोगों को डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, और लोगों को याद नहीं रहता। अभी सिंपल पहले हम देखते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट्स। इसका दूसरा नाम होता है न्यूट्रिशनल रिकेट्स। विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट, इसमें हो क्या रहा है? सिंपल सी चीज है कि बच्चा है, 6 महीने के ऊपर गया, आपने एक्स्ट्रा खाना नहीं दिया, सेम चीज, तो क्या होगा? विटामिन डी उसको नहीं मिला, विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कराएगा इंटेस्टाइन के अंदर से, कैल्शियम बॉडी को नहीं मिल रहा तो पीटीएच एक्टिवेट होगा आपका। अब पीटीएच क्या करेगा? बॉन्ड डिजॉल्व कराएगा। अभी ये देखने को कहाँ मिलता है? 6 मंथ से 3 इयर्स के बच्चों में मिलता है ये। और अभी वैसे ही बहुत रेयर है ये विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट, क्योंकि अभी फोर्टिफाइड मिल्क हमको मिलने लगे हैं, तो हमको लाइक इसके केसेस बहुत कम मिलते हैं, बट स्टिल दे आर इन द लाइक सोसाइटी में है अभी भी ऐसे केसेस। ऐसे केसेस में हम लोग को करना क्या है? क्या करेंगे आदित्य? हाँ, क्या देंगे ऐसे बालकों को? अभी नई गाइडलाइंस के हिसाब से समथिंग नोन एज जो स्टॉस थेरेपी होती है वो अभी वेरी सेफ, या है कि ज्यादा सेफ टॉक्सिसिटी है, ज्यादा बढ़ जाता है, तो डोजेज बढ़ जाता है, हैव बीन गिवन एज पर इंजेक्शन मैक्सिमम, और आप इंजेक्शन देना है 400 टू 600 ये दे सकते हो, 400 टू 600 आप दे सकते हो, जैसे आप अडल्ट्स में देते हैं थेरेपी कर सकते हो, जैसे आप अडल्ट्स में देते हैं आईयू पर वीक आप 6 लैख दे सकते हैं, आईयू पर वीक आप 6 दे सकते हैं। 6 लाख वाला स्टॉक इज नाउ 6 लाख वाला स्टॉक यूज्ड इज नाउ नॉट यूज्ड। ठीक है, तो अभी इसके बारे में दूसरा और चीज, अभी आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है कि आप क्या चेक करोगे सीरम के अंदर जिससे आपको पता चलेगा कि एक विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट है। सिंपल सिंपल सी चीज है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी थी, उसकी वजह से पीटीएच बढ़ा हुआ था। पीटीएच कहाँ से? बोन से निकालेगा, तो बोन के अंदर बोन सेल से निकाल, उनको डिस्ट्रॉय करने वाला, तो अल्टीमेटली अल्कलाइन फॉस्फेटेज, कैल्शियम भी निकलेगा, फास्फोरस भी निकलेगा बोन सेल्स के अंदर से, साथ में अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है कि बोन मार्कर का काम करता है। बोन टर्नओवर जब इंक्रीज होता है उसका मार्कर है, तो अल्टीमेटली उस सेल फटने के बाद जब आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल भी आपके सीरम में आएगा, तो आपको अल्टीमेटली ये एक ही चीज देखनी है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल। वो टेबल दी होती है, उसके अंदर सिर्फ अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल देखो, अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट्स को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो। अभी दूसरा है विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स। अभी इसमें 2 टाइप होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। अभी जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ध्यान से देखिए, एक बार रीड करिए, दोनों एक जैसा लगेगा आपको। अभी हमको क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन सा टाइप 1 है, कौन सा टाइप 2 है, बाकी सब साइड में कर दो। सिर्फ आपको करना क्या है? 2 चीजों पे फोकस करना है आपको, सीवियर डेंटल केरीज एंड डेंटल हाइपोप्लाजिया, बस। इसके अलावा हाइपरटोनिया, मसल वीकनेस, ग्रोथ फेलियर, दीज ऑल आर कॉमन, हर रिकेट्स मिल जाएगा आपको। बट अगर डेंटल केरीज और डेंटल हाइपोप्लाजिया की बात आ जाए तो दैट्स अ टाइप 2 विटामिन डी डिपेंडेंट। ये है सिर्फ इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करना है आपको, बाकी सब कॉमन फीचर है। अभी विटामिन डी डिपेंडेंट के अंदर होता क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, आदित्य ने बताया कि एंजाइम होता है एक 25 हाइड्रोक्सी और एक होता है 1 हाइड्रोक्सी वाला, ठीक है, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंड 25 हाइड्रोक्सिलेज। एक होता है लीवर के अंदर, एक होता है किडनी के अंदर, ठीक है ना भाई? एक है लीवर में, एक है किडनी के अंदर। अभी विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी टाइप 1 में होगा क्या? जो ये जो किडनी वाला जो आपका एंजाइम है, ठीक है, जिसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? 25 हाइड्रोक्सी 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। ये जो एंजाइम है इसका म्यूटेशन हो गया। ये क्या करता था? D2 को D3 में कन्वर्ट करता था, बट अभी क्या होगा? D2 से D3 नहीं बनेगा, तो जो आपका एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी हमारे पास नहीं है। ये होता है आपका टाइप 1। ओके, अभी टाइप 2 में क्या होगा? टाइप 2 में होता क्या है कि आपके पास एंजाइम 25 भी है, 1 अल्फा भी है, ये दोनों काम भी कर रहे हैं, D2 से D3 का कन्वर्जन भी हो गया है। अभी D3 क्या है? जस्ट अ स्टेरॉइड, ठीक है। ये क्या करेगा? सेल के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उन पे काम करते हैं, इंटरसेलुलर रिसेप्टर पे, सेल के अंदर घुस जाएगा, बट
इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे काम नहीं कर पाता, क्योंकि जो अंदर का जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है वो यहाँ पे म्यूटेटेड है। तो आपको ब्लड में क्या मिलने वाला है आप खुद ही बता सकते हो, किस में आपको D2 मिलेगा, किस में आपको D3 मिलेगा। तो आप क्लियरली लेवल चेक करो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टाइप का डी डिपेंडेंट रिकेट्स है। और क्लिनिकल फीचर से आपको पता चल जाएगा कि टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो दिस इज एज सिंपल। डिपेंडेंट वाले दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। और इसको ऐसा लेबल कहता है विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स, ऐसे VDDR1 VDDR2 बोल बोल के कंफ्यूजन, ऐसा छोटा स्मॉल टर्म में कंफ्यूज किया जाता है। सिंपल इसको बड़ा बोल के याद करो कि भाई डिपेंडेंसी है। अभी डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि हमको बाहर से सप्लीमेंटेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। हम ऑर्थो वाले करते हैं, अभी पीडिया वाले क्या करते हैं बताओ भाई। इसके अंदर यूजुअली पीडियाट्रिक्स में आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, आप सप्लीमेंट तो आप मैनेजमेंट है वही करते हैं। बस हमको सप्लीमेंटेशन ही करना है वाइट, क्योंकि पूछा जाता है आप कैल्शियम सप्लीमेंट दोगे, विटामिन डी दोगे, और एक ऑप्शन मार्क करेगा फॉस्फोर अपना फॉस्फेट का सप्लीमेंटेशन भी ऑप्शन में होगा। आपको एक मार्क करना है तो आपको सिंपली विटामिन डी ही देना भैया, इसमें सिंपल सा है। अभी इसमें भी टाइप 1 में तो बहुत यूजफुल रहेगा, तो इसमें तो विटामिन D3 बन नहीं रहा, वहां पे काम आ जाएगा। बट जहाँ पे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वर्किंग नहीं है, अभी रिसेप्टर का सबको फंडा याद होगा कि इनका परसेंटेज ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब परसेंटेज यहाँ पे काउंट होता है, सारे बिल्कुल डेड नहीं है, सम ऑफ देम विल बी वर्किंग। तो हम उन पे ओवरलोड करने वाले विटामिन डी बाहर से दे दे के, तो इस तरीके से हम अपना काम निकाल लेंगे यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट, मतलब वी आवर बॉडी हैज द डिपेंडेंसी ऑन द विटामिन डी, जो हमारी बॉडी में है बट यूज नहीं हो रहा, इससे हम बाहर से ले रहे हैं उसको। अब बात करते हैं हम लोग विटामिन डी, सॉरी विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट की। अभी इसका दूसरा नाम होता है फेमिलियल हाइपोफॉस्फेटीमिया। ओके, अभी विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स भी हेरिटेबल रिकेट है और विटामिन डी रेजिस्टेंट भी हेरिटेबल है, बट विटामिन डी रेजिस्टेंट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हेरिटेबल रिकेट्स। अभी इसकी प्रेजेंटेशन ऑफ एज क्या है, 1 to 2 years ऑफ एज में ये प्रेजेंट कर जाएगा आपको। अब इसमें होता क्या है, अभी विटामिन डी का काम है, आदित्य ने बताया कि कैल्शियम फॉस्फेट को रीअब्सॉर्ब कराना रीनल ट्यूब्यूल से। बट अभी यहाँ पे होगा क्या, इस केस में क्या होगा, ये रीनल ट्यूब्यूल पे ही काम नहीं कर पाएगा, वहां से फॉस्फेट को अब्सॉर्ब ही नहीं करवा पाता है। सो विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट में क्या विटामिन डी है बट इसका वर्क करने में प्रॉब्लम हो रही है। आप बाहर से विटामिन डी दोगे तो काम नहीं करने वाला, वो भी इस केसेस में ऐसा होता है। तो फॉस्फेट का अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो फॉस्फेट बॉडी से लूज हो रहा है। तो अभी इसमें आप ट्रीटमेंट क्या करोगे, यहाँ पे मेन फोकस क्या है, यहाँ पे फॉस्फेट लूज हो रहा है तो आपको बॉडी को क्या प्रोवाइड करना है, फॉस्फेट प्रोवाइड करना है यहाँ पे। तो आपको बाहर से यहाँ पे ट्रीटमेंट पार्ट में आपको फॉस्फेट प्रोवाइड करना है, यहाँ पे विटामिन डी दे के कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो चुकी है, यहाँ पे वो काम नहीं करने वाला। यहाँ पे फोकस है सिर्फ एक ही टर्म का, इनएबिलिटी ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स टू अब्सॉर्ब द फॉस्फेट। फॉस्फेट नहीं अब्सॉर्ब हो रहा तो फॉस्फेट बाहर से डालो, ओरली दो, इंजेक्टेबल तो जैसे भी देना दो, वो सर बताएंगे आपको, बट आपको फॉस्फेट बाहर से डालना है। तो दिस इज द कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि यार कैल्शियम दे देंगे विटामिन डी, उनको दिमाग में आता है विटामिन डी कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम एंड विटामिन डाल दो, ऐसा नहीं होता। ये एक जगह है जहां पे हमको फॉस्फेट डालना है। अभी इसके अंदर आता है अपने पास 3 टाइप्स, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। अब एक सिंपल सा फंडा है, एक फ्लो चार्ट बना लो, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे टाइम पे भी हमको याद नहीं होता था, उस टाइम पे किसी ने क्लियरली बताए थे कि ये 3 लाइन है, याद रट्टा मारनी है सर। एक जीन होता है फैक्स नाम का, समझना नहीं है क्या है ये इससे बनता क्या है, जीन का हमको प्रोडक्ट से मतलब है। इस जीन का प्रोडक्ट है अपना FGF23, ये सर ने बताया आपको। अभी ये FGF23 हमारे काम का है नहीं है, हमारे काम का, ये हमारी बॉडी में हमारे काम के लिए, हमारे लिए ये नहीं अच्छा है ये। अभी इसके अंदर क्या होगा, फैक्स जीन है, उसका म्यूटेशन होता है, तो उससे FGF23 का लेवल बढ़ जाता है। तो ये पॉजिटिव म्यूटेशन हुआ इसके अंदर, अपग्रेडिंग म्यूटेशन। FGF23 क्या करता है, जो फॉस्फेट का जो अब्जॉर्प्शन है उसको ये प्रोडक्ट जो है ये उसको कम कर देता है। तो बेसिकली जो आपका रीनल फॉस्फेट में जो अब्जॉर्प्शन था ये FGF23 उसको कम कर देगा। अभी फॉस्फेट का लेवल जब हाई होता है तब जाके बाकी आगे की पीटीएच की प्रोसेस चालू होती है, बट यहाँ पे फॉस्फेट का लेवल है ही नहीं उन सब चीजों को स्टिमुलेट करवाने के लिए। तो आपके एक्स लिंक डोमिनेंट केस में क्या होगा, आपका फैक्स जीन म्यूटेटेड है, पॉजिटिव म्यूटेशन है उसके अंदर। ओके, अभी दूसरा मूव करो ऑटोसोमल डोमिनेंट पे, इसमें क्या म्यूटेशन है, आपका जो FGF23 कंपाउंड जो बन रहा है वो म्यूटेटेड है। ओके,
तो उसका डिग्रेडेशन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो ये सेम आपका फॉस्फेट जो है उसको अब्जॉर्प्शन नहीं करने देगा। थर्ड, ऑटोसोमल रिसेसिव, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सिर्फ एक ही चीज याद रखो कि DMP1 जो जीन होता है उसका म्यूटेशन होता है, दिस इज ऑल्सो लिंक टू दिस फैक्स जीन और FGF23 प्रोडक्ट, सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखो, और कुछ याद रखना। AR में क्या है, AR दिखे तो DMP1 जीन, इतना ही मार्क करना है, इसके अलावा कुछ नहीं जानना। इतना ध्यान रखो कि इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या आएगा, दैट इज अ फॉस्फोरस पार्ट, ठीक है। अभी बाकी ट्रीटमेंट पार्ट सर आपको बिल्कुल क्लियरली बताएंगे कि क्या है क्या नहीं, बिकॉज हम ऑर्थोपेडिक्स वाले भी क्या करते हैं, पीडियाट्रिशियन के पास भेज देते हैं, भाई इसका ट्रीटमेंट लिख के भेज दो, ठीक है। हम लोग का कोई हड्डी टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूट जाए तो आ जाना, भी हम कर देंगे ठीक उसको, ठीक है। ग्रोथ मॉड्यूलेशन करना तो हम कर देंगे। अभी एक ये लास्ट स्लाइड है अबाउट द ब्यूरोसुमैब। अभी ये है क्या, ये ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है FGF23 के अगेंस्ट, अप्रूव किया हुआ है, जो आपका एक्स लिंक था हाइपोफॉस्फेटीमिया, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप इसको यूज कर सकते हो। जो फैक्स जीन है अपना, वो जो उसने प्रोडक्ट बनाया था उसको ये डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। तो ये अप्रूव्ड हो चुकी है, FDA ने पूरा अप्रूव कर दिया। तो ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है कि कौन सी एंटीबॉडी अपनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो अप्रूव हुई, दैट इज ब्यूरोसुमैब। So this is all about the rickets. Next about the osteomalacia I'll cover in the next lecture. Okay, बाकी rest Dr. Aditya Bhatt will cover. I would अपने दो चीज नहीं, सर ने बोला है कि तो आपने याद रखना है कि यूजुअली हम लोग जब एक्सप्लेन बोलते हैं तो what we assume is not occurring but this is actually dominant, this will occur. तो ये होना है, ये आपने याद रखना है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि विटामिन रिकेट्स में आपने देना है एचएट में आता है, एडपॉस करके देयर इज वेरी लिमिटेड रोल ऑफ ट्रायल टिल हमको सब बेसिस कवर करके हैं, बट द सिंगल आंसर इज फॉर। तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू फॉर कॉलिंग नेक्स्ट लेक्चर हार्मोन ऑस्टियोमलेशिया और सर एडिट करना। So please join us, please like चैनल को, हम दोनों see you in the next one. Bye bye.